सुरुचिपूर्ण और मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए अपनी पसंदीदा लेखिका डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी तितलियाँ। तो शुरू करें कहानी। तितलियाँ नहीं जानती कि उनके पंखों का रंग कितना चटक या कितना धूसर है। चिड़िया नहीं जानती कि उनके चहकने से कितनों की उदासी दूर हो रही है। सर्द हवाएं नहीं जानती कि वे किसकी खिड़की खड़खड़ा रही हैं और किसके मन में कैसी सिहरन पैदा कर रही हैं। ये सब बस हैं और अपने होने में पूरे रस गंध उसके सुख दुख के साथ खपी, अपने प्रभाव से अनजान, अपने समय में धीरे धीरे घुल रही हैं, व्यतीत हो रही हैं। ऐसी ही थीं मेरी सारी सहेलियाँ, जिनके साथ खेलते खेलते भी कल्पनाएँ थीं। घर की रसोई में रोटी का फूलना भी एक आशा की लहर जगाता था। माँ का स्वेटर उधेड़ना ऐसा लगता मानो मेरी ज़िंदगी उधड़ रही हो, पर फिर से बुनी भी जा सकती थी। एक तरफ हमारी माटी इतनी गीली थी कि उन्हें छू भर देने से उनका स्वरूप बदल जाता था। तभी तो सुरेखा आज एक मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ, रेणु देना बैंक की चेयरमैन, और दूसरी तरफ सब अपने अनुभव में इतनी पकी हैं कि ये न केवल सक्सेसफुल स्त्रियों की कहानी का हिस्सा हैं, बल्कि अभी भी अपने बचपने को खुद में समाये हुए हैं। वही माला, नीता और पुष्पा भी हैं, जिनमें स्त्री की इच्छाओं के ऐसे असंख्य बीज हैं जो मिट्टी खाद पानी को तलाशते तलाशते अंकुरित होने की चाह में ऐसे मोतियों में बदल गए हैं जो चमक तो सकते हैं लेकिन अंकुरित नहीं हो सकते। अंकुरित नहीं हो सकने से मेरा तात्पर्य है वे सिर्फ बीबी, माँ और बहू बनकर रह गई हैं, जबकि वो भी जीवन में अपना मुकाम बनाना चाहती थीं। इन पुराने बचपन के मित्रों का साथ, चाहे वो फ़ोन पर क्यों ना हो, मुझे अपने भीतर खींचकर अपने से बाहर निकालने का रास्ता भुला देने वाले लम्हों की पुनरावृत्ति है। इनके बारे में बताने, इन्हें खोलने, समझाने के लिए इन पर लिखने से ज़्यादा इनकी उंगली पकड़कर इनके साथ चलने, हंसने, रोने, सुबकने, थक कर इनके कंधे पर सिर रखकर सोने और किसी साझा सपने में उतर जाने की ज़रूरत है, जहाँ अतीत में लौटकर यथार्थ को थोड़ा उल्टा पलटा जा सके। जो छूट गया है वो सिरा फिर से पकड़ा जा सके, जो जीने से रह गया है उसे फिर से जिया जा सके। ऐसा ही अक्सर होता है जब हम सब बचपन की सहेलियां आपस में मिलती हैं या व्हाट्सएप पर जब हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल होती है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है तितलियां। जिस तरह झुंड में सब तितलियां उड़ती हैं तो उनके पंखों की झंकार चारों तरफ फैल जाती है। ठीक उसी तरह जब हम बातें करते हैं तो मेरी बेटियां भी पहचान जाती हैं कि मैं किस उपवन की सैर कर रही हूँ। कमरे में झांक कर भी सॉरी सॉरी कहते हुए सब निकल जाते हैं। आज भले ही मैं एक लड़कियों के जूनियर कॉलेज की स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हूँ, लेकिन अंदर मौका मिले तो वही तितली। हमारी सबकी ज़िंदगियों में बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदला तो हमारे बचपन का वो उपवन। हमने आपस में कभी अपना वर्तमान नहीं डिस्कस किया, हमेशा हम बचपन को ही जीते रहे। एक बार हम सभी तितलियों ने बचपन को फिर से जीने का मन बनाया और सब एक साथ पहुंच गए माया नगरी, जहां हम सबके सपने बसे हुए थे। किसी के सपनों में विनोद खन्ना तो कोई मार्क जुबेर को मन में बसाए हुए था। हमारा बचपन का 7 लोगों का ग्रुप, जिसमें माला, नीता, पुष्पा, रेणु, सुरेखा, अरुणा और मैं, उषा थे, पहुंच गए बम्बई नगरिया। इसमें सबने अपने सालों की बचत का उपयोग किया था। इससे सब ताज होटल में ही 5 दिनों का पैकेज ले ठहरे। घुसते ही मेन डोर पर हम सब ऋषि कपूर और उनकी पत्नी नीतू कपूर से टकराए। रविवार का दिन था और पूरी कपूर फैमिली वहाँ सुबह के नाश्ते के लिए आई थी। उसके बाद सबने कमरे में पहुँचते ही हमारे समय की बॉबी पिक्चर के गाने कोरस में गाए। दूसरे दिन एक 7 सीटर बुक कर सबके सब मुंबई दर्शन को निकल पड़े। हमारा मेन मुद्दा था सारे हीरो हीरोइन के घर के पास से गुजरा जाए, क्या पता कौन दिख जाए। हाय रे किस्मत, किसी के भी दीदारे यार नहीं हुए। ड्राइवर ने समझाया, आप लोग बहुत अच्छी जगह ठहरे हैं, वहीं आपको कोई कभी भी मिल सकता है। सिद्धि विनायक तक पहुँचे तो हर तरफ से रास्ता बंद था। पूछने पर पता चला कि बिग बी पूरी फैमिली के साथ दर्शन को आए हैं, इसलिए सब तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। सबका मन खिन्न हो गया और एक बड़ा डिसीज़न सबने मिलकर लिया। हम तो यहाँ बचपन जीने आए हैं ना, कि इस तरह हर्ट होने। भाड़ में जाए बच्चन और हेमा, हम किसी से कम है क्या। अचानक से रेणु ने मुझे छेड़ा और कहा, चलो सायरा बानो के मामा की लड़की से ही काम चला लेते हैं। एक साथ इतने ठहाके टकराए कि वहाँ सिद्धि विनायक की लाइन में खड़े सभी हमें देखने लगे। रेणु फिर चिल्लाई,
अरे जीजू, दिलीप साहब नहीं रहे तो क्या हुआ, सायरा दी तो हैं, उन्हीं को हलो बोलाते हैं। बाप रे, बचपन में कितना सरल होता है। उषा और सायरा बहनें, ऐसा झूठ बोलने में जबान नहीं कांपती है। बचपन से मैं जिद्दी और मैं जीतूंगी वाला एटीट्यूड लिए हुए थी, जैसे आज प्रिंसिपल बन घर बाहर और स्कूल में अपना वर्चस्व बनाए हुए हूँ। ये शायद कक्षा 4 का वाकया है। सब सहेलियों में होड़ लगी, कौन किस फिल्म स्टार को कितने अच्छे से जानता है। किसी ने बताया भोपाल में उसकी मौसी जया भादुड़ी की क्लासमेट है और उसने जया मौसी से कई बार बातें भी की है। किसी के मामा रामानंद सागर के पड़ोसी थे और दीपिका यानी उन दिनों की सीता से अक्सर उन लोगों का मिलना होता था। किसी के चाचा तो कई बार माला सिन्हा से टकराते थे। अब मैं तितली कैसे ना अपने पंख फड़फड़ाती। मैंने बिना सोचे समझे लंबी छलांग मारी। सायरा बानो तो मेरी बड़ी बुआ की बेटी है। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। पता तो था सभी को ये सरासर झूठ है, पर सिद्ध कैसे करें। मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंट थी। सबने मन ही मन मेरी हंसी उड़ाई। उसके बाद तो जब भी मैं क्लास में घुसती, सारी लड़कियां कोरस में फुसफुसाती, दो चोटी वाली दिलीप कुमार की साली। ये परेशानी तो मैंने ही अपने लिए बुलाई थी, सो किसी से इसका जिक्र भी नहीं कर सकती थी। घर पर बताती तो उल्टे मेरी ही ठुकाई होती, इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए। दिमाग में कितनी खुराफातें चलती रहीं, फिर अचानक एक शैतान आइडिया आया। बड़ी बुआ की शक्ल सूरत भी सायरा बानो से काफ़ी मिलती थी। बस बिना घर में किसी से भी पूछे प्यारी बुआ को एक चिट्ठी लिखी जो इस प्रकार थी। प्यारी बुआ, सादर प्रणाम। कुशलोपरांत आपकी कुशलादि की कामना ईश्वर से सदैव नेक करती हूँ। बुआ, आपकी बहुत याद आ रही है। मेरी परीक्षा भी पास है। आप आएंगी तो मुझे बहुत मानसिक शांति मिलेगी। सोने की चांदी में हीरे चमकते हैं। बुआ, तेरी याद में आंसू टपकते हैं। आपकी अपनी पप्पी। पप्पी सब मुझे प्यार से बुलाते थे। मेरे इस झूठ प्यार को सच्चा मान बेचारी बुआ। तुरंत बस पकड़ हमारे घर के लिए निकल पड़ी। बुआ और पापा का कोई विशेष लगाव ना था। पापा से बड़ी होने से वो अम्मा पर बड़ा रौब झाड़ती थीं, इससे हमारे यहाँ उनका आना यदा कदाई होता था। अम्मा भी टीचर थीं, इसलिए घर पर कभी अनचाहे मेहमानों की कोई जगह नहीं थी। बुआ को घर पर देख मेरे सिवाय सबके चेहरे उतर गए। मैं बुआ से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरा नाटक देख सबके मुंह खुले के खुले रह गए। बुआ ने पापा से कहा, मैं अपनी भाई नहीं भतीजी से मिलने आई हूँ। इम्तहान पास होने से बड़ी परेशान है वो। अम्मा ने गुस्से से मेरे चेहरे पर नज़र डाली और रसोई में चली गई। मैं और बुआ भी पीछे पीछे रसोई में गए और हमने अम्मा के हाथ से हंसिया और सब्जी छीन ली। उन दिनों ज़मीन पर बैठ हंसी से सब्जी काटते थे। उसके बाद मैंने और बुआ ने मिलकर रोटी भी लगभग बना ली। पहली बार बुआ घर पर अनचाहे मेहमान से मोस्ट वांटेड गेस्ट बन गई। पापा ने भी रात को खाते वक्त बुआ से कहा, आते रहा करो जिज्जी, बच्चों का मन भी लगा रहता है। देखो पप्पी की अम्मा, जीजी के हाथ की रोटी मुंह में डालते ही घुल जा रही है। बरसों हो गए तुम्हारे हाथ की रोटी खाए। अम्मा ने एक पैनी नज़र पापा पर डाली, लेकिन पापा तो जीजी जीजी किए जा रहे थे। बुआ ने पढ़ाई में भी मेरी मदद की। कुल मिलाकर घर का वातावरण काफ़ी खुशनुमा हो गया था। अब बारी थी मेरी साजिश को अंजाम देने की, जिसके लिए मैंने बुआ को बुलाया था। ठीक अपने प्लान के मुताबिक मैं एक शाम को रोते हुए घर आई। अपनी प्यारी भतीजी को रोता देख बुआ का दिल पसीज गया। उन्होंने मुझे यानी अपनी पप्पी को गले लगाया और पूछा, अच्छे बच्चे नहीं रोते, बताओ क्या हुआ। बुआ के इतने पूछने पर मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। पता नहीं आज भी अपनी उस अदाकारी पर आश्चर्य होता है कि कैसे मैं इतना रो पाई, वो भी नाटक में। मैंने रोते रोते उन्हें बताया, क्लास में लड़कियां मेरी हंसी उड़ाती हैं और मुझे दिलीप कुमार की साली कहकर पुकारती हैं। बुआ ने पूछा, कौन दिलीप कुमार? मेरा जवाब था, सायरा दीदी का पति। बुआ ने अपनी भवें तरेरते हुए पूछा, सायरा दी? ये सायरा दी कौन है? मैंने कमरा पहले से बंद कर लिया, फिर भी धीरे से उनके कान में कहा, मैंने एक बार ताओ ताओ में अपने दोस्तों से कहा था कि सायरा बानो मेरी बुआ की बेटी है। बुआ बड़ी ज़ोर से चिल्लाई, राम राम, तुम भी ना? मैं ही मिली थी। तुम्हारी मौसी मामा मर गए थे क्या? अब जाकर कह दो मजाक किया है। मैं और ज़ोर से रोने लगी और मैंने कहा, ना, अब मेरी इज्जत का सवाल है। आपको मेरी सहेलियों से कहना पड़ेगा कि सायरा बानो आपकी बेटी है। उसका चेहरा भी आपसे बहुत मिलता है। चेहरा सायरा बानो से मिलता है? ये सुन बुआ ने बड़े नजाकत से अपने बाल पीछे किए, लेकिन दूसरी बात ने उनके कान खड़े कर दिए। उन्हें उस पत्र का अर्थ समझ आ गया था, लेकिन अपनी पप्पी से वे निशर्त प्यार करती थीं, जिसे वे सच्चा प्यार समझे बैठी थीं। उसमें कितना स्वार्थ था।
उन्होंने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, बुलाओ अपने दोस्तों को कल शाम घर पर। मेरा तो दिल बल्लियों उछलने लगा। शाम को सभी सखियां मेरे घर आईं। अम्मा से सब डरती थी क्योंकि अम्मा उसी स्कूल में टीचर जो थीं। मैं चुपचाप बुआ को बाहर लेकर आई। बुआ भी अदाकारा कम नहीं थी। उन्होंने मेरी सहेलियों को डांट लगाई, तुम सब उषा को क्यों चिढ़ाती हो? सारी सहेलियां कोरस में चिल्लाईं, ये कहती है सायरा बानो आपकी बेटी है। बुआ ने तड़ाक से जवाब दिया, हाँ है हमारी बेटी, आप लोगों को क्या परेशानी है? रेणु ही थी जो मुझसे हमेशा कंपटीशन करती थी। उसने बुआ से कहा, ऐसे कैसे, आप हिंदू वो मुस्लिम? बुआ ने भी कमाल का दिमाग पाया था। तुरंत जवाब भी दिया, हम लोग पुराने विचारों के हैं, हमारे यहाँ फिल्म लाइन वालों को अच्छा नहीं समझते। उषा ने बताया ही होगा, तुम्हारे फूफा जी बहुत पहले चल बसे। हमने अपनी बिटिया से कहा, तुम फिल्म लाइन में जा तो रही हो, लेकिन अब तुम्हारा हमारा आगे कोई संबंध नहीं रहेगा। और हाँ, नाम भी ऐसा बदलो कि किसी को कभी कोई शक ना हो कि तुम हमारी औलाद हो। फिर धीरे से अपनी जुल्फ़ें पीछे करते हुए बुआ ने कहा, बस शक्ल का मसला है, उसका हम क्या करें। इतना कहकर बुआ अंदर चली गईं और सहेलियां अपने घर। ये तो तितली की कल्पनाओं की एक उड़ान थी। ऐसी कई कल्पनाओं से हमारा बचपन भरा पड़ा था। सपने सबके रंग बिरंगे थे और कई बार तो धारावाहिक की तरह कई दिनों तक चलते। उस दिन फिर सबने अपने दिलीप कुमार की साली यानी मेरी खूब हंसी उड़ाई और बाकी दिन भी पलक झपकते बचपन की यादों के सहारे बीत गए। सारी तितलियां यानी हम सब सहेलियां तरोताज़ा हो अपने अपने उपवन में लौट आईं। अब तो बस सबको इंतज़ार है अगली गेट टुगेदर का। आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक छोटी सी हल्की फुल्की सी मनोरंजक कहानी तितलियाँ। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।